सो बेसिकली आज हम लोग जो आईएफआरएस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ स्टडी प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपकी अप्रोच आईएफआरएस को पास करने से के लिए क्या होनी चाहिए, कितने घंटे की आपको डेली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं दे ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आईएफआरएस को पास करना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है, कैसे करेंगे, ये सारा डिस्कशन भी आज हम करेंगे और फिर कुछ थोड़ा बहुत लेक्चर भी स्टार्ट कर लेंगे। पर आज पहला सेशन है तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि सर किस तरीके से हमने पढ़ाई करनी है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। थोड़ा सा नेट स्लो है तो वो चलिए। सो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। सो बेसिकली हम लोग जो आईएफआरएस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमने तीन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल्स की लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, अराउंड 16 से 17 घंटे, 16 to 17 आवर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ आपको उसमें रिकॉर्डेड भी दी जाएगी। तो अगर आपको एसीसीए का आईएफआरएस पास करना है तो सबसे पहले आपको ये बात बिल्कुल श्योर होनी चाहिए कि आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कल आपका एक मॉक टेस्ट भी लिया था। आप मुझे बताइए कितने स्टूडेंट थे जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर अबव 50% था। एंड में आपका आंसर देते हैं उमंग शर्मा लास्ट में। कितने स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट दिया था और वो 70% के ऊपर थे। कुछ स्टूडेंट का तो मैंने रिजल्ट चेक किया है, उसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो लाइव क्लास में आपने एक देख ही लिया होगा कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ के 77, कुछ का 78, कुछ का 50% भी था, 80% भी था, कुछ का 40% भी था। तो बेसिक के ऐसे मॉक टेस्ट आपके आगे भी होते रहेंगे। सो आपका स्कोर एटलीस्ट बेसिक में 80% तो होना ही चाहिए, जो मेरा मानना है। 80% से स्कोर आपने कम नहीं करना है। दूसरी बात, एसीसी की पास लाइब्रेरी की आपको एक बुकलेट पहुंचाई गई है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो फिजिकल मिल गई होगी, अदरवाइज हम आपको डिजिटल भी क्या करते हैं, एसीसी के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की एक आपको किट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आईएफआरएस की एक लिस्ट जो कि हम डिस्कस करेंगे आज आपसे, कि हम जो पहला मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट आईएफआरएस है। मतलब अगर आपने ये वाले आईएफआरएस जो मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं, 60% तो आपके इनको पढ़कर ही आ जाएंगे और कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि 80% इसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो आपने दो काम करना है। एक तो नोट्स भी मैं ही आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो नोट्स मैंने आपको बहुत क्रिप्स में बना के दिए, आप देख रहे होंगे। तो वो जो रिलेवेंट चीजें हैं जिससे कि आपको एट ए लास्ट मोमेंट पे डिप्लोमा इन आईएफआरएस के इस करिकुलम को रिवाइज करने में हेल्प मिल सके। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं, आज हो रही है हमारी 24 जून, 24 ही है ना? यस। सो 24 जून है। तो जून तो चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक हमारी बैच कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास पूरे 50 दिन होंगे रिवीजन के लिए। मतलब हमारी कोशिश है कि हम इसको 20 अक्टूबर तक ही क्या कर दें, फिनिश कर दें। तो अगर 20 अक्टूबर तक फिनिश कर दिया तो 50 डेज आपके पास मोटे मोटे तौर पे रह जाएंगे फॉर रिवीजन एंड ऑल। तो सर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आईएफआरएस की आपको लिस्ट देखने को मिल रही होगी। सबसे पहले आईएफआरएस 10 कंसोलिडेशन, 25 मार्क्स का आना श्योर है। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स। एग्जाम में 100 में से आपको 50 चाहिए। तो अब आप सोचिए, अगर आपको 100 में से 50 का स्कोर करना है
और 25 कंसोलिडेशन ही आने वाला है। तो कंसोलिडेशन अगर आपने सही कर दिया 70% भी आपका, अगर मान के चलिए स्कोर 60% भी इसमें ठीक होता तो 15-16 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो कंसोलिडेशन के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम हम स्पेंड करने वाले हैं। फिर उसके बाद सेकंड ये तो आता ही आता है IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 8 मार्क्स का ये भी आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। IFRS 16 के भी चांस हैं 8 मार्क्स का। फिर IAS 33 EPS, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, बोरोइंग कॉस्ट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब केवल ये एग्जाम को पास करने के लिए नहीं, अगर आप एग्जाम में इंटरव्यू दे, मतलब रियल लाइफ में इंटरव्यू देने भी जाते हैं, तो जो रिक्रूटर होता है वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये सारी कंपनीज के ऊपर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो हम सबसे पहले सेगमेंट में जो पहला मॉड्यूल होगा हमारा, वो इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम ACC की पास लाइब्रेरी से डिस्कस करेंगे क्लास में, कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा, और आपके होमवर्क में जो भी इश्यूज आएंगे उसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस जर्नी के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और सिर्फ IFRS का नॉलेज लेने से नहीं, हम IFRS के ACC के सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए रेडी हैं। एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, और आगे हमारी हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग CB कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी अप्रोच हमारी होने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करेंगे, और बेसिक क्लास के साथ साथ इस मेन क्लास को भी बहुत अच्छे से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर एक बेनिफिट मैं आपको और बता रहा हूं, अगर आपने ACCA का सर्टिफिकेट नहीं भी ऑब्टेन किया, आप एग्जाम नहीं भी देना चाहते हैं, तो हमारी इंटरनल एग्जाम देकर मेरे साइन किए हुए AKPIS एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, 10+ ईयर एक्सपीरियंस, आपको एक इंटरनल सर्टिफिकेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको प्लेसमेंट में हेल्प मिल सके। तो ये मान के चलिए कि अगर आपके पास IFRS का सर्टिफिकेशन है तो 5 to 6 लाख का आपका पैकेज तो बिल्कुल श्योर है, ये 100%, बहुत वैकेंसीज। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 12 to 15 लाख और 20 लाख तक के पैकेजेस इसमें जाते हैं, अगर आपके पास IFRS का साउंड प्रूवन एक्सपीरियंस है तो आप इसमें करियर बनाने जा रहे हैं। तो करियर बनाने के लिए हार्डवर्क करना भी जरूरी है। अब कितने घंटे आप लोग पढ़ सकते हैं डेली, जरा एक बार चैट बॉक्स में लिखना कि सर हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं डेली, स्टडी कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा। एक स्टूडेंट लिख रहे आधा घंटा, ठीक है, 1 घंटा। अगर आप डेली 3 आवर्स अगर आप पढ़ेंगे अगले 3 महीने, तो वो होते हैं 100 आवर्स के आसपास। 100 घंटे की आपको एटलीस्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ेंगे तो आप पास नहीं होने वाले, ये श्योर है। आप सोच रहे हैं कि सर हम 1 घंटा पढ़ लेंगे तो 1 घंटे की तो क्लास हो गई, सैटरडे संडे जो हम क्लासेस पढ़ेंगे, बेसिक क्लासेस पढ़ेंगे, उसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी में एटलीस्ट संडे सैटरडे 3-3 घंटे देने की जरूरत है। मतलब मैं एक वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वीक के 15 आवर्स, 15 आवर्स अगर आप दे देते हैं तो आपका डिप्लोमा इन IFRS का सर्टिफिकेशन 100% श्योर है। अगर आप 5 to 6 पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 to 6 तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 3 आवर्स, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। इससे कम पढ़ने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपको दिक्कतें आने वाली है। और लास्ट के 1 महीना कम से कम 5 to 6 आवर्स की डेली स्टडी करना पड़ेगी। 15 से 20 दिन आपको अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, और फिर जाके आपको स्टडी करनी। तो चलिए, हमने बात करी कि सर कुछ इंपॉर्टेंट IFRS के बारे में। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम अभी रिसेंटली पढ़ के आ रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड, आज इसी प्रकार के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
फिर उसके बाद में आपको बता दूं कि आपको एक प्रैक्टिस किट दी गई है, उसमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। चलिए, सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरी आवाज सभी तक आ रही है? एक स्टूडेंट बोल रहे हैं प्रिया की नहीं आ रही है, प्लीज कंफर्म। आ रही है। चलिए, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं IAS 23। IAS 23 बेसिकली बात करता है बोरोइंग कॉस्ट की। किसके बारे में बात करता है सर? बोरोइंग कॉस्ट, मतलब अगर आपने लोन लिया है, क्या लिया है? बोरो किया है, लोन लिया है, तो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट देंगे। और क्या हो सकती है बोरोइंग कॉस्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरली हम डिस्कस कर रहे हैं कि बोरो करने से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होती है, उस डेट की कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा सर। हम इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही सीखने वाले हैं कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। तो मैं यहाँ पर अकाउंटिंग IFRS को भी मैं कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर लूंगा, और IFRS को भी आप समझना कि सर IAS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अभी IAS 23। तो सर आप कहने जा रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट मतलब लोन लेने से रिलेटेड कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताता है। IAS 23 थोड़ा सा थ्योरी है स्टार्टिंग में। IAS 23, बोरोइंग कॉस्ट रिक्वायर्ड दैट बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन। यहां पर दो वर्ड है। अगर कोई बोरो करने से रिलेटेड कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो? एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट्स। यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया है? क्वालिफाइंग एसेट्स। मतलब आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है सर, और उस लोन का के ऊपर जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट लगा है, जो इंटरेस्ट आपने पे किया है, वो लोन आपने लिया ही कंस्ट्रक्शन के लिए था। आपने एक बिल्डिंग को बनाना था, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे थे आप एक बिल्डिंग, तो उसको बनाने से रिलेटेड आपने क्या किया है? लोन लिया है। तो ये लोन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यहां पे वर्ड मैंने मेंशन किया है ना, एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट्स। तो क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है सर? क्वालिफाइंग एसेट्स होती है वन दैट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो रेडी टू यूज नहीं होती। आप मुझे बताइए, क्या बिल्डिंग को हम इमीडिएटली तुरंत बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते यार, इट विल टेक टाइम। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो यहां पर आपको एक वर्ड ध्यान रखना है कि अगर हर वो कॉस्ट जो कि क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हो, उसी कॉस्ट का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। मतलब कि सर अगर मैंने कार बाय की है, क्या बाय की है? कार। तो कार को क्या आप क्वालिफाइंग एसेट्स मानेंगे? आपने कार ली, और कार के लिए आप देखते हैं लोन लेते हैं, बैंक में जाते हैं ना, आपने कार के लिए बैंक से लोन लिया, और इस लोन के ऊपर आपने क्या पे किया होगा? इंटरेस्ट पे किया। लेट से कार की कॉस्ट थी आपकी 10 लाख, और आपने यहाँ पे जितना भी लोन लिया था उसके ऊपर 10,000 का इंटरेस्ट पे किया। तो क्या हम यहाँ पर इस 10,000 को प्लस कर दें और कार की कीमत 10,10,000 माने, या कुछ और माने? क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? तो सीधा सा सिंपल गणित है कि सर एस पर IAS 23, एग्जाम में नहीं केवल इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा, IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट। तो आप दो बातें बोलेंगे कि सर जो भी बोरो करी है उसकी कॉस्ट अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट्स है, और क्वालिफाइंग एसेट्स विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर देयर इंटेंडेड यूज, मतलब वो अपने यूज में आने के लिए कुछ समय लेती है। आप मुझे बताइए, कार क्या अपने आने में, अपने बनने में कुछ समय लेती है क्या? नहीं लेती। आप किसी भी शोरूम पे जाइए, वहां पे उनको
लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है आप कार इमीडिएटली घर पे लेके आ सकते हैं, 24 आवर के अंदर आपको आपकी कार मिल जाती है। तो इट इज नॉट टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो जो एसेट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं ले रही है उसको हम क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं मानेंगे। तो मुझे बताइए आप लोग फिर इंटरेस्ट का क्या करें बेटा? अगर कार का जो लोन लिया था उस इंटरेस्ट का क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? कुछ लगता है, नहीं लगता है? कार का अगर आपने लोन, कार के लिए लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करी, उस इंटरेस्ट का क्या करेंगे? चैट बॉक्स में आंसर देना है। सर उसको हम सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो अब आपके दिमाग में दो बातें बैठ गई सर, कि हमें इंटरेस्ट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। एक होगी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड और एक होगी नॉन क्वालिफाइंग एसेट से। अब क्वालिफाइंग एसेट्स में हमने बोला विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, अभी हमने नोट्स में भी दिया हुआ है कि आपको क्रिप्स वे में काम की चीजें बहुत सामने ही मिले। एक रेफरेंशियल के लिए आपको बीपीपी की बुक्स भी दी हुई है, वो आपके सेल्फ रीडिंग के लिए, उसके क्रक्स आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब ये मान के चलिए जो नोट्स में आपको दे रहा हूं इसमें से 90% कोर्स एग्जाम में कवर हो जाएगा, लाना आपको 50% ही है। तो सर एग्जाम में केवल क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे? नहीं बेटा, 20% पोर्शन एग्जाम में थ्योरी लेक्चर भी होंगे। तो थ्योरी में जब वो आपसे पूछेंगे तो आपको डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखनी पड़ेगी। Qualifying assets are assets that take substantial period of time to get ready for their intended use or sale. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपका काम है रम बनाने का, विस्की बनाते हो विस्की, आपने उसका विस्की को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, आपने कोई फ्रूट से बनती है, शायद आप में से किसी को आइडिया हो, आपने विस्की बनाना था या रम बना था और अल्कोहल बनाना था सिंपल लैंग्वेज में, तो आपने अल्कोहल के लिए बनाने के लिए एक फैक्ट्री डालना है और रॉ मटेरियल लेकर आया, उसके लिए आपने लोन लिया अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है सर, रॉ मटेरियल खरीदे और विस्की को बनाने के लिए हमको पूरे 1.5 साल लग गए, 1.5 ईयर। इस इंटरेस्ट कॉस्ट का क्या करना चाहिए? ये विस्की बना के आप बेचते हो, तो आप मुझे बताइए क्या इसको कैपिटलाइज कर दें इस इंटरेस्ट कॉस्ट को? तो एक बात ध्यान रखिए, यहां हम पढ़ रहे हैं IAS 23 और एक पढ़ेंगे अब IAS 2, इसके बाद पढ़ाऊंगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो सबसे पहले बताइए क्या इन्वेंट्री मेरी क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं? क्या लगता है आपको, इन्वेंट्री इज माय क्वालिफाइंग एसेट्स और नॉट? तो यहां पर स्पेसिफिकली एक IAS 23 जो है वो इन्वेंट्रीज और इंटेंजिबल के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए, बट उसके लिए एक ही कंडीशन है, केवल एसेट्स नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स को भी यहां पे कंसीडर किया जा रहा है, एज वेल एज इन्वेंट्री को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो आपको एग्जाम में थ्योरी टाइप करके लिखनी पड़ेगी वर्ड पे, तो आप सीधे नहीं लिख सकते कि दिस इज इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज। आप क्या लिखेंगे? एज पर द IAS 23 क्वालिफाइड एसेट्स इन, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, तो वहां पे आप डेफिनेशन लिखेंगे, the qualifying assets are the assets that take substantial period of time to get ready for their intended use or sale। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये लाइन वहां पे लिखना है और फिर आपको उसमें लिखना पड़ेगा with reference to the offer said question the following inventories will be classified as a qualifying assets, that's why the interest cost, that's why the borrowing cost should be capitalized। वहां पर आप क्या करेंगे, ये पूरा प्रोविजन लिख कर आएंगे। तो एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी बिल्कुल आएंगे, थ्योरी क्वेश्चन में ये टेक्निकल लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट। अब सर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है? तो IAS 23 ने
डिफाइन नहीं किया है, दैट इज नॉट डिफाइंड इन IAS 20। लेकिन ये जजमेंट के बेसिस पे तो उन्होंने बोला मोर देन 1 ईयर, मतलब एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ऐसी एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा का समय ले सकती है उसको जनरली हम क्या मानेंगे, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग यहां पर डिसीजन लेंगे, अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले लेंगे। ठीक है सर। अब बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में बात करें। तो बोरोइंग कॉस्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट के साथ में एक वर्ड मेंशन किया है मैंने, कैलकुलेटेड इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। आप मुझे बताइए, मैंने आपको बेसिक क्लास में इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड बताई है कि नहीं बताई? किसको पता है इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब आपको एक एग्जांपल अभी करके दिखाना होगा लाइव क्लास में, तो अभी हम समझेंगे। तो इफेक्टिव मेथड का एग्जांपल हम खुद पहले बना लेते हैं। आपने लोन लेना है, आपने एक प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करना है और आप 2 बैंक के पास जाते हैं, HDFC बैंक के पास जाते हैं और एक आप PNB पंजाब नेशनल बैंक के पास जाते हैं। ठीक है सर, दोनों बैंक के पास चले गए आप। आपने बोला यार हमें बिल्डिंग बनाने के लिए, अभी हम इंडियन रुपीज में ले लेते हैं, 70 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक है, 70 लाख का खर्चा है। HDFC बैंक ने बोला, बोले हम तो आपको 50 लाख का लोन दे देंगे, हम आपको 20 का ही दे पाएंगे। ठीक है, दोनों लोन हमको पूरा देने को तैयार नहीं है, ये 50 का देने को रेडी है और ये PNB कितने का देने को रेडी है, 20 लाख। हमने HDFC से पूछा हमारे को इंटरेस्ट रेट मिलेगा 12%, PNB बोल रही है कि हम आपको 8% पे लोन देने को रेडी। आपने 70 लाख में से 2 चीजें करी। 70 लाख का आपने लोन लेकर आ गए, इससे आपने आपकी बिल्डिंग बना ली। ठीक है सर, और बिल्डिंग आपने बनाई है लेट से 50 लाख की, और 20 लाख का आपने अपने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर लिया। वर्किंग कैपिटल मतलब आपको लेबर वगैरह लगती है, वो सप्लायर को पेमेंट कर। आपसे एग्जामिनर पूछेगा हाउ मच बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज, गिव मी योर आंसर। अगर आपने पूरा ईमानदारी से पढ़ा हुआ लेक्चर, तो अगर आप बेसिक क्लासेस में अच्छे से पढ़ते थे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि 70 लाख का लोन लिया, जिसमें से HDFC ने 50 लाख का दिया है, PNB ने 20 का है, इसका 12%, इसका 8% है। उस 70 लाख में से बिल्डिंग के लिए 50 लाख को यूज किया, बाकी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करा। आपसे एग्जामिनर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेगा, आपको वहां पे एक्सेल मिलेगा, एक्सेल पे आपको टाइप करके बताना पड़ेगा पूरे वर्किंग नोट। अगली क्लास में हम एक्सेल में पढ़ लेंगे हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज। तो सबसे पहला काम आपको बनाना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन रेट। क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन रेट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा है हाउ मच बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज, तो एक रेट फाइंड आउट करना है। आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कितना समय लेते हो आप लोग। कैलकुलेटर लेकर बैठना कल से, मेरे पास है मेरा कैलकुलेटर, क्योंकि बहुत सारी चीजें कैलकुलेटर पे भी सिखाऊंगा मैं आपको। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट का आंसर आया है। खान मोहम्मद परवेज लिख रहे हैं 7,70,000 कैपिटलाइज कॉस्ट है, 5,42,500। विनीत का आ रहा है 5, तो कुछ आंसर आना शुरू है। देख, एक आंसर लिख देता हूँ, 542,500। एक आ रहा है 543, तो ये मान के चलते हैं ये आंसर सही होगा। तो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कैपिटलाइजेशन रेट। तो सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बना रहे हैं, कैपिटलाइजेशन रेट, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मैंने आपको सिखाया था, एक आपने
HDFC से लिया, एक PNB से लोन लिया। एग्जाम में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, वो देते हैं। HDFC से लोन लिया आपने 50 लाख का, या आपने लिया 20 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 70 का हो गया ना, सॉरी, हाँ 70 का ही है। ठीक है सर, 70 का हो गया। कितना परसेंटेज है ये इस लोन में, इसका वेट कितना है? तो अगर हम कैलकुलेटर ले लें, 50 डिवाइडेड बाई 70, 50 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 कर दें तो अराउंड 71% आता है, और ये आता है 29%। कॉस्ट कितनी थी इंडिविजुअल? इंडिविजुअल लोन का परसेंटेज कितना था? 12% और 8%, यही था ना, 12 और 8। तो 12 का 71 निकाल लो, राउंड फिगर में आ जाएगा, राउंड फिगर ले रहा हूं मैं, तो ये आता 8.52, और इधर आता है 8 का 29%, ये आता 2.32, दोनों को जोड़ दिया तो 10.84, ये आपका कैपिटलाइजेशन रेट आ गया, 10.84%। किसी ने 10.85 ले लिया होगा, मैं 10.85 ले लेता हूं राउंड फिगर। अब आपको दो काम करना है, एक तो आपने जो क्वालिफाइंग एसेट्स थी उसके लिए, और एक अदर। तो क्वालिफाइंग एसेट्स कितने की बनाई आपने? बिल्डिंग 50 लाख की बनाई, तो 50 लाख का 10.85% निकालना था, 50 का 10.85%, तो ये आता है 5,42,500, जो कि करेक्ट आंसर है। ये आपकी कैपिटलाइज होगी, और बाकी जो 20 लाख के ऊपर आपने लोन लिया है, ये 20 लाख, इसको हम क्या कर देंगे? एक्सपेंसेस मान लेंगे। इसको बेटा हम एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे ना। तो जो 20 है, 20 के ऊपर तो एग्जामिनर आपसे दोनों चीज पूछ सकता है कि बोरोइंग कॉस्ट टोटल कितनी हुई, तो फिर तो ट्रीटमेंट दो पूछे जाएंगे, कैपिटलाइजेशन वर्सेस एक्सपेंडिचर। तो 20 लाख के ऊपर 10.85%, 2,17,000, ये आपका एक्सपेंसेस हो। तो ये आपने एक्सपेंसेस कर दिया, ये कैपिटलाइज कर दिया, तो 70 लाख की तो एसेट्स थी, तो टोटल एसेट्स कितने की हो गई ये बताना पड़ेगा आप। 70 लाख 542,500, तो 75,42,500, ये आपकी टोटल एसेट्स। समझ में आ गया बेटा कैपिटलाइजेशन रेट? किसी को कोई दिक्कत यहां पे समझने करने में? इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से आपको कैपिटलाइजेशन करना, तो एक बोरोइंग कॉस्ट हो जाती है आपकी इंटरेस्ट की, क्लियर है? दूसरी, कई बार आप फाइनेंस चार्ज पे करते हैं, फाइनेंस लीज। आप आने वाले समय में फाइनेंस लीज को पढ़ेंगे, वहां आपको समझाया जाएगा कि फाइनेंस चार्जेस अंडर फाइनेंस लीज क्या होता है। फाइनेंस चार्जेस अंडर फाइनेंस लीज क्या होता है, वो हम IFRS 16 के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक आएगा एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्ड एज एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से। आपने एक लोन USA से लिया, ठीक है सर, हम एक लोन USA से लेकर आ गए, लेट से आपने $1 लाख का लिया। $1 लाख का लोन आप USA से लेते हैं, उस दिन रेट थी 70, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग लोन कितना हो गया? 70 लाख हो गया। 70 लाख का लोन हो गया, ये था आपने 1 जनवरी को लिया।
जिस दिन 31 दिसंबर आया, 31 दिसंबर, उस दिन रेट हो गया लेट से 80, तो लोन तो 1 लाख का ही था, तो ये हो गया 80 लाख। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 10 लाख, 10 हो गया ना। तो 70 माइनस 80 कर दिया हमने, 10 लाख का ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। क्या कंडीशन होना चाहिए तब इस फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को हम एसेट की कॉस्ट में जोड़ें, उसके लिए क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब जाकर हम इस फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को एसेट्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। व्हाट कंडीशन शुड बी कंप्लीटेड? आंसर आपसे पूछा जा रहा है, आंसर आपको ही देना है। तो सर अगर ये लोन क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए लिया गया हो, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो लोन क्वालिफाइंग के लिए लिया गया हो। और दूसरी कंडीशन, ये जो डिफरेंस है ये इंटरेस्ट में एडजस्ट हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि इंडिया में आप अगर लोन लेते तो 7% पड़ता, हमने एग्जांपल लिया है, और क्योंकि हमने ये लोन यूएसए से लिया है और वहां पर हमको 4% पड़ रहा है, तो ये जो डिफरेंस है 3% का डिफरेंस है कि नहीं है। लोन कहां से लिया आपने? यूएसए से लिया है। तो बोले ये जो जितना डिफरेंस आ रहा है ना, अगर यही लोन हमने इंडिया से लिया होता 70 लाख के ऊपर 7% देना पड़ता, तो कितना होता है सर? 4,90,000। लेकिन हमने ये 70 लाख का 4%, 280, तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया? कैलकुलेशन का काम है, उतना डिटेल आपसे पूछेंगे नहीं, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं। तो 2,10,000, तो इस एक्सचेंज डिफरेंस 10 लाख में से 2,10,000 तो क्या हो जाएगा आपका? बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? बोरोइंग कॉस्ट क्या कर ली जाएगी? कंसीडर कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा एक बार लेक्चर को देखना कि सर आपने क्या किया है। इंटरेस्ट एडजस्टमेंट के अमाउंट तक, इंटरेस्ट एडजस्टमेंट तक लिखा ना, टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्ड एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट, जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है उसको बोरोइंग कॉस्ट मान लिया जाता है। तो बोरोइंग कॉस्ट के ट्रीटमेंट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वाले सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, इनके क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर से पढ़कर आएंगे, तभी डिस्कशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, प्रैक्टिकली भी करेंगे क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते नहीं, 80 लाख पे नहीं लगेगा, हाँ सॉरी 80 लाख पे लगेगा। अरे लोन का बैलेंस क्लोजिंग में 80 हो गया था ना, तो 3 20 कर दो, सही बोल रहे हो। लोन का जो अमाउंट है वो फॉरेन में 4% पे लगेगा ना, तो फॉरेन में तो अमाउंट की फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, तो 80 हो गया, तो 80 इंटू 1,80,000 हो गया, तो 320, तो 490 माइनस 320 करो ना, कितना होता है? 170। तो ये आपकी बोरोइंग कॉस्ट मान लिया। क्लियर है? फिर से समझा दूं क्या ये बात कि क्या क्या किया सर? किसको लगता है सर एक बार रिपीट कर दूं, शर्माना मत, कि आगे समझ में? रिपीट कर देते बेटा, शुरू से समझो।
आपने 1 लाख का लोन लिया, ये तो समझ गए सर। यार आप अपनी इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी करेंसी में बनाते हो? इंडियन रुपीस में बनाते हो। तो आपने अपनी बुक्स में लोन रिकॉर्ड किया 70 लाख का, लेकिन क्लोजिंग डेट पर वो पैसा कितना हो गया? 80 लाख हो गया। 8 का 10 रुपए से फॉरेन करेंसी बढ़ गई, तो जो 70 लाख पे करना था अब हमको 80 लाख पे करना पड़ेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 10 लाख आ गया। यहाँ 10 लाख लिख लो, ठीक है ना, एक जीरो ज्यादा तो नहीं, ठीक है, 10 लाख का डिफरेंस आ गया सर। अब हमने क्या बोला कि इस 10 लाख के डिफरेंस में से जितना इंटरेस्ट एडजस्टमेंट है, तो अगर हम ये लोन इंडिया में लेते तो 7% देना पड़ता था, मैंने लिखा हुआ 7%। फॉरेन में लेते तो 4%। तो इंडिया में तो 70 लाख का लोन लिया, हमेशा 70 का ही रहेगा। इंडिया में तो फॉरेन एक्सचेंज गेन होगा नहीं। 70 लाख का लोन लिया तो 70 लाख का 7% होता 490। फॉरेन में वो लोन की कीमत कितनी होगी? 80 लाख हो गई, क्योंकि रेट चेंज हो गया। तो 1 लाख इंटू 80 लाख, 80 लाख का 4% कितना? 320। तो हमने कम पे करके आए ना, तो बाकी बीच का जो डिफरेंस है 490 माइनस 320, 1,70,000 बोरोइंग कॉस्ट मान लिया। तो ये जो 10 लाख है, ये जो डिफरेंस था 10 लाख का, इसके दो ट्रीटमेंट। 1,70,000 कहां जाएगा? 1,70 ही आया था ना हमारा। हाँ, 1,70 कहां जाएगा आपका? बोरोइंग कॉस्ट। और बाकी 10 लाख में से 1,70 माइनस करो, कितना होता है? 70 गए तो 9,30, 8,30,000। ये पी एंडल। समझ में आ गया ये बात? सर इसको बोरोइंग कॉस्ट क्यों माना? क्योंकि ये किससे रिलेटेड थी? क्वालिफाइंग एसेट से। तो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड जो भी बोरोइंग कॉस्ट होती है, उसको क्या कर दिया जाता है? एसेट्स की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। अब मैंने पूरा रिपीट भी कर दिया है, रिकॉर्ड भी हो गया, 2-3 बार सुन लेना। और जब हम एसीसी की पास लाइब्रेरी में से क्वेश्चन करेंगे, हाँ हर साल के एंड में करना, जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में पहले से क्लियर होगा कि अगर IAS 23 में कोई फॉरेन करेंसी में लोन है, तो फॉरेन करेंसी डिफरेंस के बीच में ये डिफरेंस। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब एक लाइन लिखी है, ये सब कचरा पट्टी हटा दे रहा हूं। नोट्स में ये वैसे लिखा हुआ नहीं आएगा, इसलिए मैं आईपैड पे लिख रहा हूं इधर। तो जो नोट्स आपको मिलेंगे वो एलएमएस में मिलेंगे। एलएमएस में एक नया एलएमएस जो आप ऑलरेडी जिसमें देख रहे हैं ना, उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे लेक्चर्स, और नोट्स भी वहीं पे मिलेंगे। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द एक्चुअल और इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कौन बताएगा इसका मतलब? क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा है? इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसको इसका मतलब पता है? इंप्यूटेड वर्ड का मतलब पता है? द स्टैंडर्ड डज नॉट deal with the actual or imputed cost of equity, including any preferred capital not classified as a liability. तो 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया, और ये प्रेफरेंस शेयर जो आपने इशू किए थे उससे आपने एसेट्स बनाई थी। बताइए क्या इस डिविडेंड की कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लें, यस और नो? पहले क्वेश्चन का आंसर देना है कि इस को क्या हम कंसीडर कर लें, नहीं करना है बेटा, नहीं करना, यहां लिखा है ना अविनाश। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द एक्चुअल और इंप्यूटेड इंक्लूडिंग प्रेफर कैपिटल नॉट क्लासिफाई एज ए लाइबिलिटी। अगर वो प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो हमारी इक्विटी होती है, पार्ट ऑफ इक्विटी, पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड कहलाता है ना प्रेफरेंस शेयर। और दूसरा बोला इंप्यूटेड, मतलब सोचो मैंने अपने पास फंड पड़ा हुआ था 10 लाख का,
सेल्फ फंड पड़ा हुआ था, लोन नहीं लिया है, सेल्फ। मैंने अपने इस 10 लाख रुपए से बिल्डिंग बना ली। अब मेरे को कोई बोले कि अगर आप इस 10 लाख को बैंक में डिपॉजिट कर देते, बिल्डिंग नहीं बनाते, तो बैंक आपको 6% का इंटरेस्ट देती। तो 10 लाख का 6% 60,000, 60,000। बताइए, क्या इस 60,000 को, क्योंकि मैं इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाया, तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी लॉस करी। सोचिए आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, आपने बोला बाजार से लोन लेने की क्या जरूरत है, अपने पास 10 लाख पड़े हैं, अपनी बिल्डिंग खुद को बना लेते हैं। लेकिन आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ज्ञान दिया, बोले कि यार ये 10 लाख रुपए आप अगर बिल्डिंग में नहीं बनाते, बैंक में डिपॉजिट करते, तो 6% 60,000 का इंटरेस्ट मिलता। क्या इस इंटरेस्ट की कॉस्ट को बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे, यस और नो? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सेल्फ फंड के ऊपर नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट है। क्या है? इंप्यूटेड का मतलब होता है नोशनल। तो नोशनल को कभी भी क्या नहीं किया जाता बेटा, नोशनल इंटरेस्ट को कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। याद रहेगी ये बातें कि भूल जाएंगे? भूल जाएंगे तो उधार हो जाएगा सर। चलिए, 5 मिनट के लिए लाइव क्लास में अभी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है लाइव। अभी मैं कर रहा हूं वीडियो को पॉज, क्योंकि आपने जो सीखा है उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी 2006 स्ट्रीममेंस कंपनी बोरोड 1.5 मिलियन टू फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ 2 एसेट्स। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये वर्ड तो आ जाना चाहिए सर कि ये खुद बोल रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ 2 एसेट्स, मतलब ये बोरोइंग कॉस्ट होगी, विच वर एक्सपेक्टेड टू टेक ईयर टू बिल्ड। 1 साल से ज्यादा का समय उन पर लग जाएगा। 2006 में वर्क स्टार्ट हो गया है और हमने बैंक से लोन ले लिए। 2 प्रकार के लोन लिए हैं। द लोन रेट वॉज 9% एंड स्ट्रीम कंपनी इन्वेस्ट, अच्छा लोन तो एक ही प्रकार से लिया 9%, 9% का लोन लिया। तो एक प्रोविजन ये बोलता है कि आपने अगर कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर दिया है कुछ समय के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट से जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव करोगे आप जो, वो ये इंटरेस्ट पेमेंट से माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई कि सर जो फंड टेम्पररीली इन्वेस्टमेंट किया 7%, तो ये 7% की कॉस्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट पे किया उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, अभी एसेट्स ए की बात कर रहे हैं हम, हमने एसेट्स ए में 500 यूज किया है, लेकिन 1 जुलाई को 250 किया। इसका मतलब 250 का फंड हमारे पास कितने महीने के लिए वेकेंट पड़ा रहा होगा? ये सोचो, वेकेंट मतलब आइडियल, खाली। कितने समय के लिए पड़ा रहा होगा? इतना सोच पाओगे कि नहीं सोच पाओगे? क्या इतना सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं कि सर 1 जनवरी को लोन ले लिया 500 लाख का एसेट्स ए के लिए, लेकिन उसमें से बनाना शुरू किया हमने 1 जुलाई को, तो मतलब सर जनवरी से लेकर 30 जून तक 250 का फंड क्या था? तो सर यहां पे आंसर दिया हुआ है कि एसेट्स ए के लिए 500 की कॉस्ट तो आई है, 500 इंटू 9% 45,000, लेकिन 250 का फंड 6 महीने के लिए हमने क्या किया है? 25 लाख, यहाँ पे 25 लाख लिखा है ना, 2,50,000, 2,50,000 को 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिला हमको 8750। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस करके ये नेट कॉस्ट आ गई 36250। तो 5 + 36250 इजिकल टू 53625। समझ में आया नहीं आया ये बात? इसी तरीके से सर एसेट्स बी 1,000 डॉलर
मतलब $1,00,000 को हमने लोन लिया तो उसके ऊपर हमको 9,000 का 90,000 का पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन हमने यहां पर डेट देखा ये 500 को हमने 6 महीने के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो सर 7% इसका भी क्या गया, इंटरेस्ट हमको मिल गया, वो हमने यहां से माइनस कर दिया। तो सर इसका मतलब जो टेम्परेरी फंड हम अगर कहीं डिपॉजिट कर देते हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको बोरोइंग कॉस्ट में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। लॉजिक सिंपल तो है कि बेटा आपके पास कोई फंड पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो आपने एक्चुअली में कहीं से लोन लिया हुआ था, तो जो कॉस्ट आएगी उसमें से जो इनकम होगी उसको माइनस करके नेट कॉस्ट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो देखिए इस कॉस्ट को यहाँ पे कैपिटलाइजेशन कर दिया गया और इस तरीके से आपने बोरोइंग कॉस्ट का कैलकुलेशन कर लिया। क्या कोई दिक्कत थी इसमें? क्या बहुत मुश्किल काम था इसको समझना? लेकिन अब आपको क्या किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन होंगे तो दिक्कत आएगी क्या? कैपिटलाइजेशन रेट को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं सर, कैपिटलाइजेशन रेट को हम यहां पर समझ चुके हैं। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने अभी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बोरोइंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है अभी के अभी, अगले 5 मिनट में फिर से करना है। फिर से मैं इसको अनम्यूट कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, पॉज कर रहा हूं, जिससे क्वेश्चन को आप पढ़ें। करवा मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट एक बार आप कोशिश तो करो, यही क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क्स में एग्जाम में, क्या करोगे फिर वहां? चलिए, तो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 9.8% आ रहा है। तो सर सिंपल तो क्वेश्चन है, इसमें क्या था, एवरेज ही तो निकालना था। अभी आपको समझाया है कि 120 और 80 दो प्रकार के लोन हैं, एक ए बैंक से लोन है, एक बी बैंक से लोन है। इससे ले लिया 120, इससे ले लिया आपने 80, 200, यहां कॉस्ट थी 10%, यहां कॉस्ट थी 9.5%। अभी तो आपने सीखा था वेट कितना था इनका, कितना प्रोपोर्शनेट था, 120 डिवाइडेड बाई 200, 60%। तो यहां कितना हो गया, 40%। तो 10 का 60% होता है 6, और 9.5 का 40%, 3.8। तो 9.8 क्या आ गया आपका, 9.8 जो है वो आपका रेट आ गया। तो सर ये आ गया आपका कैपिटलाइजेशन रेट 9.8। क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? क्या बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आ रही कई बच्चों को? तो बस यहां पर आपने क्या किया है, लिखा है January 2 a Cruni company began construction of qualifying as a piece of machinery for hydroelectronic plant। तो 30 मिलियन आपने 1 जनवरी को लगा दिया, तो 30 मिलियन 1 जनवरी मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट 1 जनवरी को। और वो कब लगाया है, अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट, तो 3/12 कर लिया, तो टोटल मिला के 3.43 आ गया। क्लियर है? समझ में आया? यस और नो तो लिख दो बेटा, कि नहीं समझ में आया कि समझ में आया, लिखो यस और नो लिखना जरूरी, फीडबैक पता चलना चाहिए कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत आना है। तो 3.343 खत्म। अब एक कॉन्सेप्ट हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इंपेयरमेंट। सर जो एसेट्स की कॉस्ट आती है, अगर वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बेसिक फंडामेंटल लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि सर एसेट्स की कॉस्ट थी 120 और उसकी मार्केट वैल्यू थी लेट्स से 100, तो इस बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। बेसिक क्लास पढ़ के आ रहे हो आप लोग सभी? सभी पढ़ के आ रहे हैं इस क्लास के, बीच का डिफरेंस क्या है, इंपेयरमेंट लॉस कहलाता है। तो उसको आपने क्या करना है, रिटन डाउन करना कि सर एसेट की कॉस्ट तो 120 है लेकिन मार्केट में बेचने जाए तो 100 ही मिलने वाला है,
मतलब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कम हो गई है। तो 120 की चीज अगर 100 हो जाए तो जो 20 का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंपेयरमेंट लॉस। और इंपेयरमेंट लॉस आप P&L में डेबिट कर दें। अब इसके दो थ्योरेटिकल पार्ट बचेंगे, वो हम करेंगे